आज की हमारी कहानी का नाम है बर्दाश्त। सुबह सुबह का टाइम था, लगभग 4:30 बज रहे थे। पूरा घर नींद के आहोश में था। तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगी तो सुनकर राघव की नींद खुल गई और वह उठ बैठा। पास ही सो रही अपनी पत्नी नीतू को जगाते हुए बोला, अरे यह बाहर से कैसी आवाज आ रही है, देखो तो जरा। नीतू तब उबासी लेते हुए बोली, कुछ नहीं जी, तुम्हारी अम्मा बाहर झाड़ू लगा रही है और दूसरी तरफ करवट करके सो गई। राघव उसके जवाब को सुनकर हैरान हो उसकी तरफ देखता रहा। भला उसकी अम्मा सुबह सुबह बाहर झाड़ू लगा रही है और उसकी पत्नी इतनी बेफिक्र होकर नींद में सो रही है। अरे मेरी अम्मा बाहर झाड़ू लगा रही है और तुम चैन से सो रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? आखिर अम्मा तुम्हारी सास है, कुछ तो लिहाज करो उनका। राघव ने नीतू को दोबारा जगाते हुए कहा। नीतू बोली, क्यों जी, क्यों शर्म आएगी मुझे? अम्मा जी तो मेरी सास हैं, लेकिन आपकी और आपके भाई शुभम की तो माँ हैं। तुम दोनों तो बेफिक्र होकर सोते रहते हो और मेरे अलावा इस घर में एक बहू और भी तो है, वह भी तो चादर तान कर सो रही होगी। फिर सारी शर्म लिहाज की उम्मीद मुझसे ही क्यों? अगर अजीब लग रहा है तो बाहर जाकर अम्मा के साथ झाड़ू लगवा लीजिए और मुझे चैन से सोने दीजिए। इतना कहकर नीतू अपनी चादर तानकर सो गई। राघव नीतू को देखता ही रह गया। नीतू 3 साल पहले ही शादी होकर आई है, लेकिन आते ही उसने पूरा घर संभाल लिया, कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। राघव तो कमाने के लिए घर से बाहर रहता था, लेकिन नीतू अम्मा की सेवा के लिए गांव में ही रहती थी। घर में छोटा भाई शुभम और अभी 4 महीने पहले ब्याह कराई उसकी पत्नी सिमरन, एक छोटी बहन मुनमुन और अम्मा ही तो थे। हाँ, अम्मा का स्वभाव थोड़ा गर्म है, उनसे बर्दाश्त बहुत कम होता है। जो मुंह पर आता बोल देती, यह भी नहीं देखती कि सामने वाले के दिल पर क्या गुजरती है। पर फिर भी नीतू ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। फिर अब क्या हो गया उसे? यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही नीतू है जो अम्मा के उठने से पहले उठ जाती थी और सुबह से लेकर रात तक सबकी सेवा में लगी रहती थी। अभी महीने भर पहले जब वह यहाँ से मुंबई गया था तब तो सब कुछ ठीक था। फिर आखिर इन दिनों में ऐसा क्या हो गया कि नीतू इतनी बेफिक्र होकर सो रही है? आखिर जब राघव से रहा नहीं गया तो वह खुद ही उठकर बाहर आ गया और अम्मा से झाड़ू लेकर बोला, ला अम्मा, मैं लगा देता हूँ झाड़ू, तू आराम कर। अम्मा ने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और कहा, अब यही दिन देखने बाकी रह गए कि तू झाड़ू लगाएगा। इस महारानी को नहीं बोल सकता था? आजकल उसके बड़े रंग ढंग बदल गए हैं, जब से छोटी बहुरिया आई है अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी है। अब रहने भी दो ना अम्मा, मैं ही लगा देता हूँ झाड़ू। यह कहकर राघव ने बात टालते हुए अम्मा से झाड़ू ले ली और खुद झाड़ू लगाने लगा। अब बेटा बीवी को कुछ कहने की जगह खुद ही झाड़ू लगाने लग जाए तो भला कौन मां बर्दाश्त कर सकती है? सो राघव की अम्मा भी शुरू हो गई और आवाज तेज करते हुए जानबूझकर बोली, ताकि अंदर सोई हुई नीतू को सुनाई दे, अरे तू रहने दे बेटा, अभी तो हाथ पैर चलते हैं मेरे, टूटे नहीं हैं जो उसकी मोहताज बनूंगी। शर्म नहीं आ रही उसे? यहाँ पति झाड़ू लगा रहा है और मैडम खुद आराम से बिस्तर तोड़ रही है। घोर कलयुग है भाई। इधर नीतू को सब कुछ सुनाई दे रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वह बाहर उठकर नहीं आई। आखिर वह अब फैसला चाहती थी, छोटी बहू को प्यार और बड़ी बहू को दुत्कार। आखिर कब तक बर्दाश्त करती? तो वह इन सब के लिए पहले से ही तैयार थी। आखिर यह सब अम्मा जी का ही तो किया कराया है। जब से वह शादी होकर आई थी अम्मा जी ने कभी भी उसे प्यार के 2 बोल भी नहीं बोले। कई बार तो उसके माँ बाप तक पहुंच जाती, लेकिन वह सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। यहाँ तक कि पति बाहर कमाता तो 4-5 महीने में एक ही बार आता, उसे उसका भी सब्र था। पर नई बहू के आते ही अम्मा जी ने जो रंग बदला, उसकी तो उसे उम्मीद ही नहीं थी। राघव उसके लिए जब भी बाहर से कोई नए कपड़े लेकर आता तो अम्मा जी उसे यह कहकर पहनने नहीं देती कि तेरा पति तो बाहर रहता है, भला किसके लिए सज सवर कर रहेगी, फालतू ही नए कपड़े खराब करेगी। और वह कपड़े ले जाकर अपनी पेटी में रख लेती। पर जब देवर की शादी हुई और अम्मा जी ने वह पेटी के सारे कपड़े देवरानी के लिए निकाले तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा भी, अम्मा जी यह कपड़े तो वो मेरे लिए लाए थे। तो अम्मा जी ने यह कहकर छिटक दिया, तेरे बाप के घर में भी ऐसे कपड़े देखे थे कभी? ऐसे बेवजह का खर्चा क्यों करें जब घर में ही कपड़े रखे हो तो? और नई बहू को तो देना ही पड़ेगा ना, 5 आदमियों के बीच में हमारी भी इज्जत बनेगी। और वैसे भी तू कौन सा बारात में जा रही है, यहाँ घर ही तो संभालेगी। तेरे माँ बाप के घर से जो कपड़े आएंगे शादी में वो पहन लेना। नीतू ने इस बारे में राघव से कहा तो राघव ने उसे शांत रहने के लिए कहा। राघव बोला, देखो नीतू, अब तो नई बहू आ रही है तो अब माँ तुझे मेरे साथ जाने देगी तो वहां जाकर मैं तुझे खूब कपड़े दिला दूंगा। अभी मेरी बात मानकर शांत रहो। फिर वह मन मसोस कर रह गई। जैसे तैसे शादी भी निपट गई, घर में नई बहू आ गई। सच कहूं तो बहू तो वही थी, नीतू तो उसके सामने नौकरानी ही थी। इतनी इज्जत अम्मा जी ने तो नीतू को कभी नहीं दी। 1.25 महीने तक तो अम्मा ने उसे रसोई में लगाया तक नहीं, यह कहकर कि नई बहू है थोड़ा सा उसका भी लाड़ चाव कर लें। यहाँ तक कि उसके लाड़ चाव के चक्कर में अम्मा ने राघव को भी मना कर दिया कि वह नीतू को उसके साथ नहीं भेजेगी। सिमरन चाहे देर से सोकर उठे, चाहे अपने पति के साथ लेट से घर आए, उस पर कोई रोक टोक नहीं थी। सिमरन से थोड़ा बहुत काम होता है तो करती, नहीं तो सज सवर कर अपने कमरे में पड़ी रहती। पर अम्मा जी उसे कुछ नहीं कहती। अगर नीतू ने कहना चाहा तो अम्मा जी ने उसे यह कहकर चुप कर दिया कि तू तो तेरी देवरानी को देखकर जलती है। लेकिन अभी पिछले महीने जब राघव आया था तो अपने साथ नीतू के लिए एक भारी सी साड़ी लेकर आया था। इस बार नीतू ने वह साड़ी अम्मा जी को दिखाई ही नहीं। लेकिन जब राघव के जाने के बाद 15 दिन पहले नीतू के मायके में उसकी छोटी बहन की सगाई थी, तब नीतू वह साड़ी पहनकर तैयार हुई थी। जैसे ही वह तैयार होकर बाहर आई अम्मा जी उसे देखकर बोली, यह साड़ी तेरे पास कब आई? पहले तो कभी नहीं देखी। नीतू ने धीरे से कहा, अम्मा जी यह अभी आए थे तो मेरे लिए यह साड़ी लेकर आए थे। बस नीतू का कहना हुआ कि अम्मा तो आग बबूला हो गई और उसकी साड़ी को खींचते हुए बोली, लो अब तो पति को भी बस में कर लिया। अरे मेरा बेटा भी तुझे चोरी छिपे कपड़े लाने लगा। अच्छा भड़का रही हो मेरे बेटे को। खबरदार यह साड़ी पहनकर बाहर गई तो
अभी के अभी यह साड़ी खोलकर मुझे दे। अचानक से साड़ी खींचने पर नीतू का बैलेंस बिगड़ गया और वह लड़खड़ाकर गिर गई। घर में उस समय देवरानी थी, लेकिन वह भी वहीं खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। एक बार भी उसने अम्मा जी को रोकने की कोशिश नहीं की, और अम्मा जी, उनकी तो जबान रुक ही नहीं रही थी। कुछ लाज शर्म नहीं है तुझ में? यह तो मैं तुझे दबा कर रखती हूँ, वरना सर पर नाचने लग जाए तू तो। मेरा बेटा तो बाहर रहता है, आखिर इतना सज धज के किसके लिए जा रही है? उसी समय शुभम भी घर आ गया और यह सब देखकर अम्मा को जैसे तैसे वहां से हटाया। नीतू वहीं पड़ी बिलखती रही। शुभम उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भाभी, भगवान के लिए आप यह साड़ी बदल लो और फिर अपने मायके चली जाओ, नहीं तो बेवजह घर में कलेश हो जाएगा। अपनी अम्मा को समझाने की जगह शुभम अपनी भाभी नीतू को ही समझा रहा था। नीतू एक पल के लिए सोच में पड़ गई। ना ही पति और ना ही देवर, कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हो रहा। तभी उसकी नजर सिमरन की तरफ पड़ी। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। बस वही कुटिल मुस्कान नीतू के मन में कांटे की तरह चुभ गई। हालांकि उसने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, पर अब वह फैसला चाहती थी। ना ही वह अम्मा का कोई काम करती थी और ना ही घर के कामों में कोई दिलचस्पी लेती थी। अब काम का सारा वजन छोटी बहू और अम्मा पर ही आ चुका था। नीतू खुद का काम कर लेती और अपने कमरे में आकर लेट जाती। कई बार तो यह भी हुआ कि अम्मा और सिमरन ने नीतू के लिए खाना भी नहीं बनाया, पर नीतू खुद ही रसोई में जाकर खुद के लिए खाना बनाकर ले आई। और सबसे बड़ी बात, जब जब अम्मा और सिमरन आपस में चिड़चिड़ाती तो नीतू उनके सामने हमेशा मुस्कुराहट लेकर आगे बढ़ जाती। यह देखकर दोनों और ज्यादा जल भुन जाती। तभी बाहर से अम्मा की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई और नीतू की निंद्रा टूट गई। वह उठकर रसोई में गई तो देखा देवरानी ने सबके लिए चाय बनाई है, सिवाय नीतू के। तब उसने खुद के लिए चाय बनाई और अपने कमरे में जाने लगी। तभी राघव बोला, नीतू, यह सब क्या है? आखिर चल क्या रहा है यह सब? नीतू ने पलटकर कहा, देखिए, अब हमसे आपकी अम्मा की सेवा नहीं होती। या तो आप हमें अपने साथ ले चलो, नहीं तो हम जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहेंगे। बड़ी बहू हूं तो क्या हुआ, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। उसकी बात सुनकर राघव तो चुप हो गया, लेकिन अम्मा जी बोल पड़ी, सुन ली अपनी बीवी की बात, कैसे घर तोड़ने में लगी हुई है। अरे इसी दिन के लिए इसे हम यहाँ लेकर आए थे कि हमारे घर के दो टुकड़े करे। तभी राघव बोला, ठीक है, तुम अपना सामान पैक करो, तुम हमारे साथ ही मुंबई जा रही हो। राघव ने कहा तो अम्मा चुप हो गई और उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। तब राघव ने कहा, अम्मा, गलती किसकी है मुझे सब पता है, पर हम कुछ कहते नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा सही हैं। उस दिन क्या हुआ था मुझे शुभम ने सब बता दिया। आप भी यहाँ चैन से रहो और मेरी पत्नी को भी चैन से रहने दो। अम्मा कुछ कहने को हुई तो राघव ने हाथ जोड़कर कहा, अम्मा माफ करो, इससे ज्यादा मैं अपनी पत्नी को और नहीं झुका सकता। यह सब कहकर राघव अपने कमरे में चला गया। नीतू और राघव दोनों उसी शाम वहां से रवाना हो गए। अम्मा अपना मुंह फुलाकर बैठी रही। शुरू में तो लोगों के सामने जमकर बड़ी बहू की बुराइयां की, पर समय के साथ उन्हें समझ में आ गया, जो सेवा बड़ी बहू ने की वह कोई नहीं कर सकता। जो उसने बर्दाश्त किया वह छोटी बहू बर्दाश्त नहीं करेगी। आज अम्मा जी का स्वभाव धीरे धीरे नरम पड़ चुका है, क्योंकि वह जान चुकी हैं कि उन्हें रहना तो छोटी बहू के साथ ही है। क्योंकि इतना कुछ होने के बाद बड़ी बहू तो अपने पास बुलाएगी नहीं उनको। अब जब भी बड़े बेटे बहू घर आते तो अम्मा बहुत प्यार से बात करती, अपना रिश्ता अच्छा बनाने की कोशिश करती। नीतू भी अब जो हुआ धीरे धीरे भूलने की कोशिश करने लगी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं दूसरे